ट्रेन से उतरकर टैक्सी किया और घर पहुंच गया। महीनों बाद घर वापस आया था। मुझे व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है। मैं लंबी यात्रा के कारण थका हुआ था, इसलिए आदतन सबसे पहले नहा धोकर फ्रेश हुआ। तभी पत्नी आंगन में चाय नाश्ता ले आई। चाय पीते हुए माँ से बातें कर रहा था। अगर मैं घर से बाहर रहूं और कुछ दिनों बाद वापस आता हूं, तो माँ घर की समस्याएं और गांव घर की दुनिया भर की बातें लेकर बैठ जाती है। यह उसकी पुरानी आदत है, इसलिए कुछ उसकी बातें सुनता हूँ, कुछ बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। परंतु इस प्रकार अपने गांव घर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। माँ ने बातों बातों में बताया कि उसने अपने बिसेसर चाचा की हत्या डंडे से पीट पीट कर दी है। उसे जेल हो गई है। कौन? माँ, तुम किसके बारे में कह रही हो? मैंने हत्या और जेल के बारे में सुनकर जरा चौकन्ना होते हुए पूछा। घाना ना, घाना के बारे में बता रही हूँ, माँ जोर देते हुए बोली। घाना ने किसकी हत्या कर दिया माँ? मैंने जरा आश्चर्य से पूछा था। अरे, वह अपने बिसेसर चाचा की बउआ, वह दृढ़ता से बोली थी। यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक पल को लगा शायद यह झूठ है, किंतु सच तो सच होता है न। कई दिनों तक उसके बारे में मेरे मन में विचार उमड़ते घुमड़ते रहे। मुझे आज भी याद है, हम दोनों एक साथ बचपन में खेलते थे, साथ साथ बगीचे से आम चुराते थे, खेतों से मटर की फलियां तोड़ना, एक साथ पगडंडियों पर दौड़ना। दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। आज मैं व्यापार के सिलसिले में अपने गांव से दूर रहता हूं और कभी कभार ही आ पाता हूं। समयाभाव के कारण मिलना जुलना हम दोनों का कम हो गया था, किंतु आज भी हम दोनों की पटती है। जब भी मैं गांव आता हूं, हम दोनों की घंटों बातें होती हैं। उसके परिवार के लोगों की विशेषर चाचा से पुरानी रंजिश थी, क्योंकि वे उसके गोतिया थे। मैं एक बार किसी काम से उसके घर जा रहा था। उसकी चाची से उसकी माँ की तू मैं हो रही थी। उसकी माँ जोर जोर से गालियां दे रही थी। उसकी चाची व उसकी चचेरी बहनें भी उसकी माँ को गालियां देने लगी। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, दौड़ रे घाना। इतना सुनते ही घाना अंदर से दौड़ पड़ा था। ऐसा लग रहा था अभी वह चाची पर टूट पड़ेगा। वह भी माँ की तरह से अनाप शनाप बोलने लगा। मैंने उसको डांटा और शांत किया। वह मेरी बात मानता था। मैंने उसको समझाया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हो? आखिर वह तुम्हारी चाची ही तो है। कुछ देर बाद मामला रफा दफा हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि चाचा के परिवार से परेशान हो गया हूँ। वे लोग जमीन जायदाद के बंटवारे को उलझा कर रखे हैं। उन्होंने बंटवारे में ज्यादा जमीन रख ली है, इसलिए हम दोनों परिवारों में झगड़ा और तनाव रहता है। वे दोबारा बंटवारे के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह कहते हुए वह गंभीर हो गया था। मैंने उसको समझाया, क्यों नहीं तुम लोग सहूलियत से ही मांग लेते हो? वे कभी नहीं देंगे। वे बहुत अड़ियल है। वह निराश होते हुए बोला था। वह मेरा बचपन का दोस्त था। मैं उसको भली भांति जानता हूँ। वह कभी कभी उखड़ जाता है, गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, परंतु वह इतना कठोर नहीं है कि हत्या जैसे अपराध में लिप्त हो जा। गांव के लोगों से मालूम हुआ कि जब वह केस हार गया और उसे सजा मिल गई, तो उसने अपने माँ बाबूजी से भी मिलने से इनकार कर दिया। सभी लोग उसे अपराधी मान रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने समय निकालकर उससे मिलने के लिए सोचा। मैं जेल के सामने खड़ा था। वह कुछ देर बाद सलाखों के पीछे आ चुका था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। घाना, मैं तुमसे जानने आया हूँ कि आखिर यह सब कैसे हो गया? मैंने उससे सीधा सवाल किया था।
वह बहुत देर तक अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जब आंसू रुके तो उसने बोलना शुरू किया, भैया, आप जानते हैं, मैं उसकी उम्र से थोड़ा बड़ा हूँ और गांव घर के रिश्ते में भाई भी लगता हूँ, इसलिए वह मुझे भैया ही कहता है। फिर भी वह मेरा दोस्त है। एक बार फिर रुककर उसने बोला शुरू किया। मैं गुस्से के आवेग में ऐसा कर गया। वहाँ माँ बाबूजी और मेरी बहन भी थी। माँ मारो मारो की आवाज लगा रही थी। बहन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। मैं आगे पीछे नहीं सोच पाया। किसी ने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा कि मत मारो। अगर किसी ने एक बार भी रोका होता तो शायद मैं उनकी हत्या न करता और कारावास का दंड न मिलता। मैंने तसल्ली देने की कोशिश की, अब जो हो गया हो गया। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। कुछ देर मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा था। वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। वह कुछ सोचते हुए अपना हाथ मलने लगा था। वह बार बार अपनी उन हथेलियों को देख रहा था जिनसे उसने हत्या की थी। भले ही वह हत्या के लिए पश्चाताप कर रहा था, यह बात तो स्पष्ट थी कि वह गुनाहगार और अपराधी तो बन ही गया। मैं कुछ देर तक गांव घर के बारे में इधर उधर की बातें कर उसका मन बहलाता रहा। मैंने सुना है कि तुम अपने माँ बाबूजी से अब नहीं मिलते हो, शायद तुमने उनको मिलने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों? मैंने उससे सवाल किया। उसका चेहरा कठोर हो गया था। उसने बताया, भैया, आप जानते हैं, माँ बाबूजी की आकांक्षाओं के कारण ही तो यह महाभारत हुआ है। अब मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगा। इसके पीछे मेरे माँ बाबूजी ही जिम्मेदार हैं। वे जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए जिंदगी भर जहर भरते रहे। वे लोग एक बार भी रोके होते तो शायद मैं कारावास में जीवन नहीं भोगता। मैं सच्चाई सुनकर घाना के प्रति द्रवित हो रहा था, लेकिन इस परिस्थिति में मदद नहीं कर पा रहा था। मैंने महसूस किया कि इन सहानुभूतियों का भी कोई फायदा नहीं है। मैं भारी मन से फिर मिलने का वादा करके निकल गया। उसने कहा, आते रहिएगा भैया, आपके सिवा अब मेरा कोई अपना नहीं है। अब मेरे माँ बाबूजी अपने नहीं रहे जिन्होंने मुझे गुनाह के रास्ते पर धकेल दिया है। ऐसा नहीं कहते मेरे भाई, वे तुम्हारे ही माँ बाबूजी हैं। वे तुम्हारे ही रहेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की। उसकी आंखों में घृणा और पश्चाताप के आंसू स्पष्ट दिख रहे थे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।